कल बातें समझ आई? सीएमएम में क्या मसले हैं? कल आप क्लास में थे। सीएमएम में क्या प्रॉब्लम्स हैं? लोग लॉन्ग कैलकुलेशंस अडॉप्ट कर लेते हैं और रिक्वायरमेंट्स को सही से नहीं पढ़ते और टाइम मैनेजमेंट आउट हो जाती है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देख के थोड़ा परेशान हो जाते हैं। हर सवाल एक ख़ास फॉर्मेट पे नहीं होता। 80% चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन हर सवाल में कोई ना कोई नई वैरायटी होती है, जिसकी वजह से वो पूरा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है कि लोगों को होता है ना भाई एक चीज़ हो गई, कैश फ्लो समझ आ गया है तो कैश फ्लो का पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो जब कॉस्ट अकाउंटिंग समझ आ गई तो सवाल पूरा सॉल्व होना चाहिए, वो अटक क्यों हो रहा है? तो नॉर्मली उस पर लोग उलझते हैं और हर सवाल में कोई ना कोई नई एक्स्ट्रा चीज़ उन्होंने डाली होती है एग्जामिनर ने साबित करने के लिए कि उसने मेहनत करके पेपर बनाया है। ठीक है जी। सिलेबस में जो एरियाज़ हैं वो हमने बात की थी कि 3 जोन बने हुए हैं। जो पहला जोन है वो बेसिक्स है। बेसिक्स के अंदर हमारा ओवरहेड और मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये 2 मेन चैप्टर हैं। एक लेबर है जो दरमियाना सा है और बाकी जगह जो है वो हमारा इजी गोइंग टॉपिक्स हैं और वो ICAP बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं कर रहा। लेकिन फिर सेकंड और थर्ड जोन ऐसे आते हैं कि जो मोस्ट रिपीटेडली आस्क हैं और चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो मैथ वॉज द थिंग जिसके ऊपर हमने कल बात की थी और कल मैंने आपसे कहा था कि हम पहले हफ्ते इतना मैथ करेंगे कि आप अवजार हो जाएंगे और आप कहेंगे सर कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों नहीं पढ़ रहे। तो मैं फिर आपको बीच में बताऊंगा कि हमने 1-2 पास पेपर के सवाल भी कर लिए हैं जिसमें आपकी मैथ काम आई है, कॉस्ट तो अभी हमने पढ़ना ही नहीं शुरू की। तो छोटे छोटे से टिप्स एंड टेक्निक्स बेहतर करने के लिए अब हम कुछ सेशंस कर रहे होंगे कि मैथ पे चीज़ें किस तरह से लेके चलें। अभी तक कोई कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है तो बताएं। ऑल क्लियर? सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कल मैंने बार बार इस्तेमाल की, दैट इज़ 100% प्लस और 100% माइनस। आप बहुत सारे स्टेप्स बचा सकते हैं अगर आप दरमियान की एक परसेंटेज को ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दें। जैसे कल हमने बात की थी कि अगर एक चीज़ की प्राइस 30% बढ़ रही है, एक चीज़ पहले जितने की भी थी, वो 700 की थी, वो 500 की थी, वो 400 की थी, वो जितने की भी थी, अब इन्फॉर्मेशन ये बता रही है हमें कि वो 30% बढ़ गई है। तो 30% अगर बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि वो हो गई है 130%। कैलकुलेटर पे अगर आपने 130% से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे? 1.3। तो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपको परसेंटेज कैलकुलेटर पे फास्टेस्ट वे में लिखनी आनी चाहिए। कुछ कैलकुलेटर्स में आप 130 दबा के परसेंटेज का एक सिंबल भी एंटर कर सकते हैं, बट सबसे अच्छी बात यह है कि आपको परसेंटेज पॉइंट्स में बतानी आनी चाहिए, यानी कि 130% इज़ 1.3। तो आपको बताया गया कि एक चीज़ जो है वो 400 रुपये की थी और उसमें 30% इंक्रीज़ हुआ, तो इसका मतलब है कि अब वो 130% हो गई है। जितना इंक्रीज़ वो कहें आपने 100% में उतना ऐड कर देना है। तो 400 से जब हम डायरेक्टली 130% मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। क्या जवाब आएगा? 520। और दूसरा जो कॉमन तरीका था वो क्या था? पहले इसका 30% लें, जो जवाब आए उसको 400 में ऐड करें तो आप फाइनल प्रोडक्ट पहुंचते हैं। तो आप 3 लाइंस में कर रहे होते हैं उसे। पहली लाइन में आपने लिखा 400 इंटू 30%, अगले में जो जवाब आया उसको 400 में ऐड किया और फिर सोल्यूशन निकाला। और फास्टेस्ट वे ये है कि आपने 400 को ही डायरेक्ट 130% यानी कि 1.3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस बात में किसी किस्म का कोई डाउट है तो मुझे बताएं। कोशिश करें कि आइंदा कभी भी परसेंटेज अगर ऐड करनी है ना तो लंबे तरीके से ना करें। जब भी कोई कहे ये चीज़ 20% बढ़ गई है, ये चीज़ 12% बढ़ गई है, ये 6% बढ़ गई है, आपने सिंपली 100 में उतना ऐड करके और उसको पॉइंट में कन्वर्ट करके बताना है। 106% कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे? 1.06। ठीक हो गया। इंक्रीज वाली बात समझ आती है?
सेम गोज विद डिक्रीज। वो कहेंगे प्राइसेस कम हुई हैं, वो कहेंगे प्रोडक्शन कम हुई है, आउटपुट कम हुई है। जब भी वो कहेंगे ना कम हुई है और साथ में एक परसेंटेज बताएं कि ये चीज़ 13% कम हो गई, ये चीज़ 22% कम हो गई, तो लॉन्ग तरीका क्या था? 22% से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया, जवाब माइनस किया। और शॉर्ट तरीका क्या है? माइनस में चले जाएं। हमें उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि एक चीज़ 30% कम हो गई है, 30% कम हो गई है, 30% कम हो गई है, तो इसका मतलब है 100 से पीछे गए 30%, 70%। अब आपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 0.7। यहां तक कोई कंफ्यूजन? पुराने तरीके से बहुत मोहब्बत तो नहीं, उस पर वापस तो नहीं चले जाएंगे? पेपर में कई दफ़ा ना एक लाइन आइटम में 6 दफ़ा परसेंटेज मल्टीप्लाई होती है। तो अगर आप पुराने तरीके से करने शुरू हो गए ना, तो 18 लाइनों के बाद जाके आप उस जवाब पे पहुंचेंगे जो हमने एक लाइन में निकालना है, और जो कई आपको पसंद भी है। और ये भी नहीं है कि नहीं जी वो नंबर थे वो पूरा लिखते तो उसके नंबर होते। बार बार वो कह रहे हैं कि लॉन्ग कैलकुलेशन मेथड्स की तरफ क्यों आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते हैं। उनके ज़्यादातर सोल्यूशन में हमें वो सिंगल लाइन में मैक्सिमम परसेंटेजेस मल्टीप्लाई होती नज़र आ रही होती हैं। तो अल्फ़ाबेट समझने में टाइम लगना है। तो सबसे पहले ये प्लस और माइनस वाली साइंस हमें पता है। फिर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास एक रजिस्टर है जिस पे आप साथ साथ नोट कर रहे हैं। कैसा है? ठीक। चूंकि बेस काम आनी है और आगे जाके अगर आप में से कोई अटकेगा लंबे सवाल करते हुए, तो हो सकता है उसे रियलाइज़ हो कि उसकी मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो पलट के आए और इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखे। तो सबसे पहले हमारा रूल था 100% प्लस माइनस रूल। इस रूल को साइड पे लिख भी लेते हैं ताकि डे एंड पे हम सम अप कर सकें कि हमने आज क्या बातें की। तो एक था ये 100% रूल, ये 100% प्लस माइनस रूल। ऐड कर दें या लेस कर दें परसेंटेज जब भी कोई चीज़ कम ज़्यादा हो रही है। अब दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन। कल मैंने एक एग्जांपल दी कि अगर एक जगह सेल्स टैक्स भी मौजूद है और वो कहते हैं कि आपको फलाना कार्ड पे इतने % डिस्काउंट हो जाएगा, तो कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है कि पहले सेल्स टैक्स लगा के चीज़ अप हो फिर बड़ी अमाउंट पे डिस्काउंट हो, या पहले डिस्काउंट लगा के अमाउंट कम हो जाए और छोटी अमाउंट पे सेल्स टैक्स लगे? तो कल हम लोगों ने ये कंक्लूड किया था कि ये दोनों चीज़ें बराबर बनेंगी। एक काम करते हैं, मैं एक वैल्यू देता हूँ और परसेंटेजेस बताता हूँ। एक चीज़ 550 रुपए की है, 16% सेल्स टैक्स है, 18 कर लेते हैं, लेटेस्ट सेल्स टैक्स पे चलते हैं। 18% सेल टैक्स है और 10% ऑफ हो जाएगा ऑन कार्ड। तो अब आपने दोनों तरह से एक एक दफ़ा कैलकुलेशन कर लेनी है। एक दफ़ा इस पे सेल्स टैक्स लगा के जवाब पे डिस्काउंट लगा दें, और एक दफ़ा दूसरे तरीके से, लेकिन उसको पूरे को कवर करना है। और दोनों तरीक़ों से मुझे जवाब बताना है। इस क्लास का फ़ायदा ये है कि मैं स्टूडेंट्स के दरमियान चल के देख भी सकता हूँ क्या लिख रहे हैं। ये तो बड़ी मज़े की क्लास मिल गई बड़े अरसे बाद। नहीं जी, क्या किया आपने? आपने पहले 550 पे
18% सेल्स टैक्स। अब अगर किसी जालिम ने इस वक्त 18% से मल्टीप्लाई किया हो तो मेरी रूह तड़प जाएगी। 0.18 से भी मल्टीप्लाई किया तो भी मेरी रूह तड़प जाएगी। 1.18 एटलीस्ट इतना तो शॉर्ट करे ना उसे, सेल्स टैक्स लगा के बढ़ानी है ना। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि वो पुरानी आदत पे कब तक रहें। तो अब 0.18 नहीं, पहले सेल्स टैक्स लगा के कितनी अमाउंट बन जाएगी, तो मैं कहूँगा 1.18। क्या जवाब आया भला इसका? 649 या मैं इधर लिख देता हूँ, इसका जवाब आया 649। अब इसमें सेल्स टैक्स शामिल है, अब इसको हमने डिस्काउंट करना है 10%। तो 649 को कैसे मल्टीप्लाई करूँ? 0.9 से, 90% से। मैं बोर्ड पे 90% वगैरह लिख दिया करूँगा, लेकिन अज्यूम ये करूँगा कि आप लोग ये 0.9 वगैरह। क्या जवाब आया? 584 पॉइंट, ठीक है 4 कर लेते हैं, राउंड कर लेते हैं। इधर आते हैं, 550 पे पहले हमने लगाया डिस्काउंट 10%, यानी कि मुझे 0.9 से मल्टीप्लाई करना है 495, और फिर 495 पे मुझे 18% टैक्स लगाना है। टैक्स से चीज़ बढ़ जाएगी तो वो 100% प्लस माइनस वाला रूल, किससे मल्टीप्लाई करूँ? 1.18। क्या जवाब आया? 5। इसका मतलब ये है कि हम एक चीज़ पहले मल्टीप्लाई कर दें या बाद में मल्टीप्लाई कर दें, फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब अगर हमें एक ही चीज़ के 2 वेरिएबल्स दिए हुए होंगे तो हमने एक लाइन में किया करना है। असूलन हमें उन्होंने कहा 550 की प्राइस है, हमने कहा लिख दिया। और क्या इन्फॉर्मेशन है? उन्होंने कहा जी 18% सेल्स टैक्स है, तो हम समझ गए कि 18% बढ़ जाएगी, 118% से मल्टीप्लाई कर दिया। उन्हें एक और चीज़ भी है, इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिल जाएगा तो क्या होगा? कम हो जाएगी, 90% से मल्टीप्लाई कर दिया, एक झटके में हमारे पास जवाब आ गया 584। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। तो अब हमने जो नई चीज़ सीखी है, अभी तक हम 1% से मल्टीप्लाई करते थे। नई चीज़ ये है कि जब भी मल्टीपल, एक ही चीज़ के मल्टीपल फीचर्स दिए हुए हैं कि वो इतनी बढ़ रही है, इतनी कम हो रही है। पता है कि अब डाटा कई दफ़ा किस तरह से देता है, वो कहता है हमारे जो यूनिट्स हैं, इस दफ़ा हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो यूनिट्स कम हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन चूँकि हमने एफिशिएंट तरीके से काम किया है तो यूनिट्स बढ़ जाएंगे। हमारी प्रोडक्शन पे काम कम करने की वजह से हमारे यूनिट्स कम हो जाएंगे, लेकिन हमारे लेबर एफिशिएंट हो गया है तो वो 10% ज़्यादा बेहतर यूनिट्स बना सकता है। तो पहले आप यूनिट्स को कम कर रहे होते हैं, फिर यूनिट्स को बढ़ा रहे होते हैं, और साथ में कह देते हैं कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से प्राइसेस आपको बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन वो प्राइस जब सामने रखी CEO के, तो उसने कहा नहीं, इस बढ़ी हुई प्राइस को 10% ऑफ कर दो। तो स्टूडेंट परेशान हो जाता है, वो उसके पास स्टार्टिंग प्राइस होता है, पहले वो उसको इन्फ्लेट करके ऊपर तक लेके जाता है, फिर उस इन्फ्लेटेड प्राइस पे 10% ऑफ करना होता है। तो जितने भी उन्होंने परसेंटेजेस दी हुई हैं सारी लाइन में मल्टीप्लाई हो जानी है। ये बात समझ आई? मैं एक कैलकुलेशन और लिख रहा हूँ जिसको मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप शॉर्टेस्ट तरीके से करें। मिटा दूँ ये? मटेरियल ए 300 रुपए का है, मटेरियल बी 200 रुपए का है, ओवरऑल इन्फ्लेशन हो गई है 20% की। टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल्स कितनी हो जाएगी। काफी बच्चों वाली चीजें लग रही होंगी, लेकिन कुछ लोगों ने फौरन से 600 कह दिया और कुछ ने थोड़ा सा तवक्कुफ के साथ 600 कहा। मटेरियल ए 300 का है, बी 200 का है। ओवरऑल मार्केट में इन्फ्लेशन हो गई है 20% की, महंगाई हो रही है 20% की। तो इस महंगाई के बाद हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ जो मटेरियल है सारे मिला के वो कितनी है, 600। जिन्होंने थोड़ा सा गैप लेके आंसर किया उन्होंने क्या किया, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई किया, 360 आ गया, 240 आ गया और जवाब उन्होंने निकाला 600। कुछ ज़्यादा सियाने थे, उन्होंने कहा जब ओवरऑल इन्फ्लेशन 20% और दोनों पे ही इन्फ्लेशन है तो आज दोनों की कॉस्ट क्या है, 500। तो एक काम करते हैं, इसको एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यूं शॉर्ट किया जा सकता था। अगर पेपर में ऐसा हो कि आपको 5-6 अलग अलग कॉस्टें दी हुई हों और एंड पे एक छोटी सी लाइन वो डाल दें कि जी सारी चीज़ें 10% इन्फ्लेट हो जाएंगी, तो रादर देन कि आप उसको बार बार मल्टीप्लाई करें, आप ग्रैंड टोटल अमाउंट निकाल लें और वो सारी जिस पर वो इन्फ्लेशन अप्लाई होनी है उस पर एक दफ़ा परसेंटेज अप्लाई कर दें। क्लियर? तो ये बात, तो जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उन पे अलग अलग मल्टीप्लाई करें या ऐड होने के बाद मल्टीप्लाई करें, जवाब बराबर निकलेगा। अगर मल्टीप्लाई सेम चीज़ ने होना है तो ऐड होने से पहले मल्टीप्लाई करके जवाब को ऐड कर लें या शुरू में ऐड कर लें और एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें। दोनों सूरतों में जवाब बराबर है। तो क्या करना चाहिए, शॉर्ट करना है ना हमने, आहिस्ता आहिस्ता। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। क्लियर? चलें, तीसरा काम, लेबर। हमारी लेबर जो आवर्स करंटली लेती है वो है 200 आवर्स। काम करने के लिए वो 200 आवर्स लेते हैं और जो पर आवर हम उन्हें पैसे देते हैं वो है फॉर एग्जांपल $10। कई दफ़ा हमारी किताबों में ना एग्जांपल दी हुई होती है कि फॉर एग्जांपल पर आवर उनको 10 रुपये मिल रहे हैं। चूँकि एग्जांपल हमने अंग्रेज़ों की कॉपी की होती हैं, डॉलर हटा के रुपए डाल दिए होते हैं और हमारा रुपया पहले ही बहुत बेचारा गरीब हुआ हुआ होता है। तो वो इस तरह की आपको एग्जांपल अक्सर जगह मिलेगी कि 10 रुपये पर आवर वो है लेबर का, तो आपने उस पर परेशान नहीं होना। ये 100 रुपये पर आवर या इस तरह से करके चीज़ें नज़र आ रही होंगी, फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन दी हुई होती है। तो पर आवर इसको $10, चले आप इसको 100 रुपये कर लें। वैसे दिल मान नहीं रहा लेकिन चले 100 रुपये पर आवर। पाकिस्तान में चलो आप लगा लेंगे दिहाड़ी का, अगर आप उसको 1000 रुपये या 800 रुपये दे रहे हैं तो पर आवर 100 रुपये। 200 आवर्स में काम होता है और 100 रुपये पर आवर उसको मिलते हैं। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने लगा हूँ। नंबर 1, यू हायर्ड 20% एक्स्ट्रा लेबर। ये एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और कुछ नीचे मैं नई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन नंबर 1, यू हायर 20% एक्स्ट्रा लेबर। दूसरी इन्फॉर्मेशन, लेबर टुक
30% लेस टाइम यू हायर्ड 20% एक्स्ट्रा लेबर और लेबर टुक 30% लेस टाइम। कितने आवर्स इस दफ़ा लगेंगे? फ़िलहाल ज़बानी बता दें, मैं फिर अपना तीसरा वेरिएबल ऐड कर दूँ। 20% ज़्यादा लोगों को आपने हायर किया, लेकिन उन्होंने सब ने 30% लेस टाइम लिया। तो आपने पहले 200 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो पता लग गया कि कितना ज़्यादा मज़ीद आवर्स इस दफ़ा होते उस लेबर के साथ, लेकिन चूँकि वो एफिशिएंट हो गए थे तो उन्होंने 30%। तो आपने एक ही दफ़ा 200 को 120% से मल्टीप्लाई करके फिर क्या किया, 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास जवाब आ गया। यहाँ एक तीसरी इंफॉर्मेशन, लेबर रेट वॉज रिवाइज्ड क्योंकि उन्होंने एफिशिएंटली काम किया था, बाय 30% नहीं 40% इंक्रीमेंट। लेबर रेट को आपने रिवाइज कर दिया, 40% इंक्रीमेंट दे दिया। तो सवाल ये है कि नई कॉस्ट महंगी है या सस्ती है? ये पुरानी कॉस्ट है, नई कॉस्ट महंगी है। बताएं। बहुत महंगी है। 7,720 नई कॉस्ट है। देख लें कि एक जिम्मेदाराना बयान है। 23,500 नई कॉस्ट है और पुरानी कॉस्ट थी 20,000, तो 3,500 एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी। देखने में तो लग रहा था कि 40% इंक्रीमेंट आ गया, लेकिन चूंकि कुछ चीज़ें कम भी हो रही थी, कुछ एडजस्ट हो रही थी, तो आपने फिर क्या किया, किस किस से मल्टीप्लाई किया? आर्स को आपने पहले इन्फ्लेट किया। आर्स किस से मल्टीप्लाई हुए भला? आर्स पहले 1.2 से मल्टीप्लाई हुए, फिर मल्टीप्लाई हुए 0.7 से, तो नए आर्स आ गए। कितने आए? 168 नए आर्स आ गए। फिर आपने रेट को मल्टीप्लाई किया 1.4 से, क्या जवाब आया? 140। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 23,520। किसी ने इससे शॉर्ट तो नहीं किया? क्या किया? 168 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1.4। किसी ने इससे भी शॉर्ट किया हो? कमाल हो गया। दो 200 आर्स हैं। कहानी यहां से मैं शुरू करूं, मैं पहली लाइन लिखने लगा हूं। 200 आर्स हैं। आर्स के साथ क्या क्या सलूक हो रहा है? 20% बढ़ है 1.2। फिर क्या हो रहा है? 30% कम हो रहे हैं। रेट कितना है? रेट के साथ क्या हो रहा है? 1.4। और आर ने रेट से मल्टीप्लाई तो होना ही होता है, तो एक प्यारा सा मल्टीप्लाई यहां और डाल दिया। शुरू से लेके एंड तक सिर्फ एक लाइन लिखी है, ना पिछली कॉस्ट निकाली, ना पिछले आर्स पकड़ के उनको नए रिवाइज आर्स किए, ना रेट रिवाइज किया, ना रिवाइज आर्स को रिवाइज रेट से मल्टीप्लाई किया। सवाल की इंफॉर्मेशन उठा के बस पुट करते गए और ज़्यादा सोचने की ज़हमत ही नहीं की। तो कितना मज़ेदार काम है, बजाय इसके कि आप हर इन्फॉर्मेशन उठा के उसको अलग अलग प्रोसेस करके रिवाइज आर्स, रिवाइज रेट, रिवाइज फलाना, फिर उनको आपस में मिला के रिवाइज। आप सिर्फ सवाल में से दी गई इन्फॉर्मेशन उठाते जाएं और जिस इन्फॉर्मेशन के साथ जो प्लस माइनस हो रहा है वो परसेंटेज लगाते जाएं, तो आपने एक लाइन आइटम में रिवाइज कॉस्ट निकाल ली।
इस लेवल पे पहुंचेंगे ना, फिर पेपर में एक एक्स्ट्रा आर आपका इंतज़ार कर रहा होगा। कम से कम कितना टाइम सेव हुआ है इस वाली बात से? रफली आपने 2 मिनट बचा लिए। असल में सिर्फ ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं हो रही, ये कैलकुलेशन कर करके आप रफली कहीं ना कहीं नोट कर रहे हैं, और पेपर में रफ थोड़ी नोट करते हैं, पेपर में तो जमा के लिखते हैं। रिवाइज आज इतने मल्टीप्लाई बाय इतने मल्टीप्लाई बाय इतने, रिवाइज रेट ये मल्टीप्लाई बाय ये, रिवाइज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय ये और इज इक्वल टू ये जवाब। तो इस एक कैलकुलेशन में आपने 2 मिनट बचा लिए। शायद हो सकता है आप बहुत तेज़ हो तो 1.5 मिनट बचाओ। टारगेट कॉस्टिंग का एक सवाल है कि आपका जिसमें इतनी ही लाइन की कम से कम 11 दफ़ा कैलकुलेशन है। आपने 1.5 मिनट बचाया, चलो 2 नहीं बचाया, लेकिन भी 11 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो आपको 16-17 एक्स्ट्रा मिनट मिल जाते हैं पेपर में, और वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जस्ट बिकॉज कि आप मैथ में नहीं उलझे। ज़्यादातर लोगों को कॉस्ट में मसला कॉस्ट का नहीं होता, मैथ का होता है। अगर मैथ सीधी हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो आप बस एक ख़ास पैटर्न पे चीज़ें शुरू करें, उनको पुट करते जाएं, कवर हो जाती हैं। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? कुछ स्लाइड्स पहले से बनी हुई थी, वो लेके आया था, लेकिन ज़्यादा मज़ेदारी वाली बात यह है कि हम नए नए सवाल करें, उसी वक्त स्पॉन्टेनियस जनरेट हुए हुए सवाल करें, और आप इन सबको साथ साथ नोट करते रहें, ताकि आप घर जाके जब एक दफ़ा रजिस्टर को देखें, हर अगले दिन घर जाके क्या करना है, या हर दिन घर जाके क्या करना है, जो क्लास में हुआ है एक दफ़ा खुद से करना है। तो जहाँ जहाँ मैंने सवाल लिखे हैं वो सवाल आपने देखने हैं, जवाब आपने नहीं देखना, आपने सवाल देख के खुद से एक दफ़ा करना है, और कोशिश करनी है कि इस दफ़ा आपका पहली ही दफ़ा शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके से आंसर निकल लो। तो जब ये वाली चीज़ आपको करनी आ जाती है तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। ऑल क्लियर? तो अगर 2 वेरिएबल्स हैं जिन्होंने आपस में मल्टीप्लाई होना है, और कुछ और चीज़ें हैं जिन्होंने उन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो आप एक दफ़ा लाइन में सबको मल्टीप्लाई कर दें। ये मल्टीप्लाई वाले आगे आए पीछे आए फ़र्क नहीं पड़ता। 118% पहले लिख दें या 90% आगे लिख दें, यह भी हमने देखा था सेल्स टैक्स वाली एग्जांपल में, कि सेल्स टैक्स पहले लगा दें, डिस्काउंट बाद में लगा दें, या डिस्काउंट पहले लगा दें, सेल्स टैक्स बाद में लगा दें। मल्टीप्लाई में चीज़ों की तरतीब आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने एक चीज़ उठानी है, उसके साथ सारी चीज़ें ऐड करते चले जाना है। डन। अब आते हैं हम अपनी रोमांचक C+P = S वाली कहानी की तरफ। बचपन से देखते आ रहे हैं। मिटा दूँ? दूसरा रूल यहाँ लिख देते हैं कि अगर मल्टीपल आइटम्स हैं तो वी कैन मल्टीप्लाई इन एनी सीक्वेंस। चाहे मैं पहले आर्स पे बात कर लेता, चाहे मैं पहले रेट पे बात कर लेता, चाहे मैं पहले रेट पे बात कर लेता बाद में आर्स पे बात कर लेता, चाहे मैं पहले 30% एफिशिएंसी पे बात कर लेता या पहले 20% इजाफी लेबर पे बात कर लेता, या चाहे पहले मैं 40% इजाफी रेट पे बात कर लेता, मैं जिस मर्जी तरतीब से आता जवाब बराबर निकलना था, अगर मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। तो जब भी मल्टीपल आइटम्स है ना, तो हम किसी भी सीक्वेंस में उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने ये नहीं सोचना, फॉर एग्जाम्पल पेपर में आप चीज़ें देख रहे हैं, एक पैराग्राफ में उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, आपको 4 पिक हो गई हैं, 5वीं पिक नहीं हुई, वो 4 तो लिख दें, 5वीं जब समझ आ जाए, और हो सकता है पूरे सवाल में ना समझ आ जाए, कोई बात नहीं, आपको 4 चीज़ें लिखने के नंबर मिल जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन उठाते जाना, उसको प्रोसेस करते जाना है। अब C+P = S, ये क्या होता है? C, P और S, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमेशा सेल्स के बराबर होता है। प्रॉफिट अगर नेगेटिव हो तो प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, और आपकी सेल। ये मार्कअप और मार्जिन क्या होते हैं?
मार्कअप कॉस्ट पे लगता है, मार्जिन सेल पे होता है। मार्कअप प्रॉफिट ओवर कॉस्ट है और मार्जिन प्रॉफिट ओवर सेल्स को कहते हैं। तो कॉस्ट पे जो प्रॉफिट है वो मार्कअप है और सेल्स पे जो प्रॉफिट है वो मार्जिन है। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। सिचुएशन 1, कॉस्ट है 300, मार्कअप है 20%, तो सेल्स कितने की होगी? 360। तो ये मार्कअप तो तकरीबन वो 100% प्लस वाले पैटर्न पे चल रहा है। 300 को 120% से मल्टीप्लाई कर दिया तो जवाब आ गया, या एहतियातन लिख लिया, अगर डाउट हो रहा है तो लिख लिया C प्लस पी इक्वल टू एस। 300 प्लस 300 का 20% शुड बी सेल। थोड़ा सा लंबा तरीका है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल उसमें फील कर रहे हैं जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो भी इससे भी जवाब निकल आएगा और डायरेक्ट 120% से मल्टीप्लाई करके भी जवाब आ जाएगा। तो अगर मैं फार्मूला बनाना चाहूँ, सेल्स इज इक्वल टू क्या मल्टीप्लाई बाय क्या? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय मार्कअप, या सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय मार्कअप। तो कॉस्ट को कॉमन ले लेते हैं, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस मार्कअप, वही 120% वाली बात। कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस मार्कअप से सेल्स आ जाएगी। तो अगर बहुत परेशान हो जाएं पेपर में, सारी बातें भूल जाएं और रट्टा काम कर रहा हो, तो फार्मूला याद कर लें। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट 1 प्लस मार्कअप। सेकेंड इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं। कॉस्ट नहीं पता, मार्कअप 20% है और सेल्स पता है। अब कॉस्ट क्या निकलेगी? जी, एक दो लोगों ने जवाब निकाला 400। क्या सारे 400 तक पहुंच गए? या तो उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते बंदा, या फिर वही पुराना रिवायती तरीका C प्लस पी इक्वल टू, कॉस्ट हमें पता है नहीं, क्वेश्चन मार्क x बना देते हैं इसे। प्रॉफिट कितना है? 20%। किसका? कॉस्ट का। कॉस्ट तो x है, 0.20x हो गया, इज इक्वल टू सेल्स कितनी है? 480। इसको सॉल्व करने से भी मसला हल हो सकता है, फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने से भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे लिख दिया 480, कॉस्ट वाली जगह पे अभी आपको नहीं पता कि क्या लिखना है, आपने कॉस्ट ही लिख दिया और 1 प्लस 0.2 ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कॉस्ट से सेल्स पे जाना हो या सेल्स से कॉस्ट पे जाना हो, सिर्फ आपने ये 1 प्लस मार्कअप को प्लस माइनस आगे पीछे डिवाइड करना है। तो क्या मैं यहाँ एक रिवाइज फार्मूला लिख दूँ? कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्कअप। मार्कअप
मार्कअप हमारे परसेंटेज के प्लस वाले पैटर्न की तरह चलता है, जो हमने कहा था कि जब भी कुछ ऐड हो आप उतने परसेंटेज ऐड कर दें। तो जो भी पिछली कॉस्ट दी हुई है अगर उसमें मार्कअप है तो मार्कअप इज एन इंक्रीज परसेंटेज जो उस कॉस्ट के ऊपर लग जाएगी। एक दफ़ा नोट कर लें, फिर मार्जिन भाई की तरफ आते हैं। बचपन की बातें याद आ गई, क्यूएम वाली बातें यहाँ बहुत काम आनी है, और उस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होना कि हम उस वक्त बैठ के ये C+P वाली कहानी को दोबारा से समझें। हम अभी से ही अच्छी बेस बना लेंगे, उधर जाएंगे तो बस सवाल देखने और हमने कॉस्ट पे फोकस करना है, फिर मैथ की गहराइयों में उस वक्त नहीं उतरना क्योंकि हमारा हाथ साफ हो चुका होगा इंशाल्लाह। क्लियर? मार्जिन की बात करते हैं। तीसरी एग्जाम्पल, सेल्स हमें पता है 1000 रुपये की है, मार्जिन हमें पता है 30% है, मुझे कॉस्ट चाहिए। $700। जैसे मार्कअप और कॉस्ट का आपस में वही रिश्ता है जो 100% प्लस का रिश्ता है, तो सेल और मार्जिन का वही रिश्ता है जो 100% माइनस वाला रिश्ता था। वो हम नहीं कहते थे डिस्काउंट हो गया, इतना कम हो गया। मार्जिन है सेल में कितना कम, सेल में से कितना कम करें तो हम कॉस्ट पे पहुंचेंगे। मार्कअप हम कॉस्ट को कितना बढ़ाएं कि हम सेल तक पहुंचेंगे। तो जो प्लस वाली चीज़ है वो मार्कअप पे अप्लाई होगी, कॉस्ट प्लस मार्कअप, और माइनस वाला जो जिस तरह के रूल्स हमने देखे थे वो सेल माइनस मार्जिन पे अप्लाई होगा। हाँ जी, और लंबा तरीका क्या है? C+P=S। पेपर में बहुत परेशान हो जाए, कोई फार्मूला याद नहीं आ रहा, ओके फिगर्स पुट करते हैं। कॉस्ट हमें नहीं पता, इसको C रहने देते हैं या X कर देते हैं। प्रॉफिट कितना है? 30% ऑफ सेल्स, 0.3 ऑफ 1000 इज इक्वल टू 1000। थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमारे पास कॉस्ट आ गई 700 रुपये। फार्मूला बनाने की कोशिश करें मार्जिन का। कोई मार्जिन सेल्स पे होता है कॉस्ट पे होता है? सेल्स पे होता है। तो इसका मतलब है C+P=S। तो C है, P है मार्जिन इंटू S इज इक्वल टू S। तो ये दोनों S वाले भाई इकट्ठे कर दें, C=S माइनस मार्जिन ऑफ S, यानी C=S कॉमन ले लिया, 1 माइनस मार्जिन। यहाँ था सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट 1 प्लस मार्कअप। कॉस्ट में मार्कअप ऐड करने से हम सेल पे पहुँच रहे थे, और मार्जिन में सेल में से मार्जिन माइनस करने पे हम कॉस्ट पे पहुँचते हैं। तो रट्टा लगाने वाले लोगों के लिए कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स 1 माइनस मार्जिन। तो फिर सेल्स का मुझे फार्मूला बताएंगे क्या बनेगा इसी को देख के? सेल्स इक्वल टू कॉस्ट बाय क्या, या कॉस्ट मल्टीप्लाई में कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस मार्जिन। चौथा सिनेरियो, कॉस्ट
1800, मार्जिन 70%, सेल्स पता नहीं क्या। फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं और रिवायती लंबे तरीके से भी कर सकते हैं। पता अगर फार्मूला भूल जाए या शॉर्टकट भूल जाए तो लंबे तरीके की तरफ जाने का कोई वो नहीं है। एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट तरीके पे हाथ सेट हो जाए। $6,000 एक जवाब हमारे पास आया। 6,000 की ज़्यादा गवाहियाँ मौसूल हो गई। इन चारों में से चौथा वाला सबसे मुश्किल है। देखिए तो सही, आप एक दूसरे की आवाज़ में आवाज़ें मिला रहे हैं या फार्मूला लगा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ सुन रहे हैं बस, ठीक है। चाप तो और आदमी, ठीक है। आप आज भी कुछ पुराने तरीक़ों पे मौजूद हैं। शॉर्ट तरीका तो आपको समझ आ रहा है। फार्मूला कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस मार्जिन। तो आपने कॉस्ट को 30% पे डिवाइड कर दिया जब आप पहुंच गए। और ये वाला तरीका C प्लस पी इज इक्वल टू एस, ये सेवियर है। पता है जहाँ फंस जाए ना ये बचा लेता है। इसमें कुछ भी डाटा डाल दो ना, ये कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकाल देता है। C 1800, प्रॉफिट कितना है जी 70% ऑफ सेल, और एस यहाँ पे है। तो जब अभी एस में से 0.70 एस माइनस होगा 0.3 रह जाएगा। 1800 इज इक्वल टू 0.3 एस, और ये वाले भाई साहब फिर इधर आके डिवाइड होंगे तो एस हमारा आ जाएगा 6000। नहीं तो इस फार्मूले में बस चीज़ डाली, जवाब आ गया। दो फार्मूले हैं और दूसरे दोनों उसमें से निकले हुए हैं। आपने नोट किया 1 और 3 आसान था, 2 और 4 मुश्किल था। क्यों मुश्किल हुआ? 1 और 3 में ऐसी क्या खास बात है जो 2 और 4 में नहीं है? 1 आसान था और 3 भी आसान था। ये मैंने एक अजीब सा क्लेम कर दिया। 1 में कॉस्ट भी दी हुई और मार्कअप भी दी हुई, और मार्कअप और कॉस्ट का आपस में ताल्लुक होता है। तो कॉस्ट के साथ मार्कअप को थोड़ी सी छेड़छाड़ करें, सेल तक पहुंच जाएंगे। 3 में सेल दी हुई और मार्जिन दिया हुआ है, सेल और मार्जिन आपस में कनेक्टेड है। लेकिन 2 में हुआ ये कि दिया मार्कअप था और सेल्स दी हुई थी, जिनका आपस में डायरेक्ट लिंक नहीं था। और 4 में भी कॉस्ट और मार्जिन दे दिया। मार्जिन सेल्स पे लग रहा होता है, मार्कअप कॉस्ट पे लग रहा होता है। एक अजीब सा तजर्बा करूं, पता नहीं आप उसमें कामयाब होंगे या नहीं। ये मिटा दूं? मैं अब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मार्कअप %25 है, तो उसी सिचुएशन में मार्जिन कितने % होगा? ज़ीरो अदर इंफॉर्मेशन गिवन। यहाँ अब मैथ की फुल गहराई है।
मार्कअप भाई एक ही सिचुएशन में, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक चीज़ 200 की है और उस पर 20 मार्कअप है, प्रॉफिट इतना है, तो वो 240 की हो गई। तो अगर मैं मार्कअप देखूं तो वो 40/200 20% है। मार्कअप देखें तो वो 20% है, और मार्जिन देखें तो 40/240, तो वो 16.66% मार्जिन है। तो एक ही इंफॉर्मेशन में मार्कअप और मार्जिन फ़र्क हो सकते हैं, क्योंकि मार्कअप कॉस्ट के साथ मेजर कर रहे हैं और मार्जिन। तो इस सवाल में मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। एक भाई ने 33.3 कहा, एक ने 20 कहा, एक ने 80 कहा। एक तरीका ये है कि हम खुद ही से एक फेक डाटा डालें, उससे जवाब निकालें और उससे दोबारा रिवर्स जवाब निकाल लें। हाँ जी, अवाम परेशान है। मार्कअप से मार्जिन तक कैसे जाएं? अगर हमें ये जानना आ जाए तो ज़िंदगी आसान नहीं हो जाए। कॉस्ट दी हुई है, मार्जिन दिया हुआ है, हम कहेंगे लो मार्जिन दिया है, ये पकड़ो, ऐसे गोल घुमाया, ये मार्कअप बन गया। या उसने मार्कअप दिया और सेल्स दी हुई है, मार्कअप को पकड़ के गोल घुमाया, उसे मार्जिन बना लिया। तो कोई तो तरीका होगा, इनका कोई तो ताल्लुक होगा आपस में। जो फॉर्मूला है मार्कअप इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट है, बेहतरीन है। तो मार्जिन इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सेल्स, बिल्कुल बेहतरीन है, कॉमन पी है। एग्जैक्टली। तो इनको हम इक्वल कर दें, खेला जा सकता है। बन जाएगी, तो इक्वेशन होगी कॉस्ट इनटू मार्कअप इज इक्वल टू सेल्स इनटू मार्जिन। बिल्कुल सही है, कॉस्ट इनटू मार्कअप होगा सेल्स इनटू मार्जिन, क्योंकि सेल्स पे मार्जिन मल्टीप्लाई करें तो भी प्रॉफिट पे पहुंचेंगे, कॉस्ट पे मार्कअप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्रॉफिट पे पहुंचेंगे। लेकिन अभी मजीद वेरिएबल भी है, एक तरफ मार्कअप एक तरफ मार्जिन है, इनका आपस में रिलेशन निकालना था। तो सेल्स और कॉस्ट का क्या करें? फिलहाल सपोज करके कोई ना कोई चले। मार्कअप होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट, मानते हैं, और मार्जिन होता है प्रॉफिट ओवर सेल्स। आप हमेशा 100 को जहन में रखें। मार्कअप अगर 25% है तो मैं कह सकता हूं कि 25 रुपये प्रॉफिट होगा और 100 रुपये कॉस्ट होगी। इसी इंफॉर्मेशन से मार्जिन का पेट भरने की कोशिश करें। प्रॉफिट कितना है? 25, अभी सेल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा ना, कॉस्ट भी आपके पास है। सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ खेल जाए। 25% मार्कअप दिया था, इस 25 को पढ़े 25/100। इसको मार्जिन बनाना है तो मार्जिन में क्या होता है? प्रॉफिट ओवर सेल्स। ये बात नहीं समझ आई तो बताएं, ये बड़ी ज़रूरी बात है। प्रॉफिट ओवर कॉस्ट, मैं डाटा थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, अभी पता लग जाएगा समझ आई है नहीं आई। मार्कअप 35%, और ये सबके रजिस्टर पे मैंने निकली हुई वैल्यू देखनी है। मुनासिब साइज़ की क्लास का ये बड़ा फ़ायदा है। एंजॉइंग ओल्ड गुड टाइम्स।
तकरीबन मेजॉरिटी जगह पे जवाब सही तक हम पहुंच गए हैं। अभी कुछ जगह जद्दोजहद जारी है। कंप्लीट हो गया आपका? ठीक है। कहाँ है? 135%? नहीं, सेल्स निकालेंगे। नहीं, हमें मार्जिन चाहिए। अगर 35% मार्कअप हो तो मार्जिन कितना बनता है? आप सही जगह पहुंच गए, बस एक दफ़ा आखिरी। तो भाईजान आप 58% पे क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा जुल्म आपने किया है। सारी क्लास आपसे बहुत दूर है। 25 आपके पास से गुजरते हुए थोड़ी देर पहले मैंने कहा था वो बचपन के खुदाओं को मानना छोड़ दें। वो अपने वही पुराने तरीके से वो 100 उस तरह से ऊपर नीचे करके उन टोटकों से चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन असल में लॉजिक अगर आपको पता लग जाए कि मार्कअप है ही प्रॉफिट ओवर कॉस्ट और मार्जिन है प्रॉफिट ओवर सेल, तो इनमें से कोई भी एक चीज़ पता हो तो ज़िंदगी आसान है। अगर मुझे 35% पता है तो मैं कहूँगा 35 प्रॉफिट है, कॉस्ट को 100 ले लेते हैं, 100 पे 35। और अब इससे रिवाइज अगर इन्फॉर्मेशन बनानी है तो ये 35 ही है, ये 135 हो जाएगा। एक लास्ट तजर्बा करता हूँ। मैंने बहुत टॉर्चर दे दिया है, क्या सही समझें भाई? इस दफ़ा मैं आपको बताऊंगा मार्जिन। मार्जिन है 50%, तो मार्कअप कितना होगा? बगैर किसी गाइडेंस के अब आपने अपना दिमाग खुद चलाना है। मार्जिन 50% ऑफ सेल्स होता है, तो अगर ऊपर 50 है तो नीचे 100 रखें, उसको 100 समझे ना। पचास % को ना मैथ की ज़बान में लिखा जाता है 50/100। 25% को 25/100 कहते हैं। वो लिखने के बाद सोचे कि मार्जिन में ऊपर और नीचे क्या होता था। क्या मैं इस 50% को लिख सकता हूँ 50/100? लिख सकता हूँ। और थोड़ा सा मुझे बताते हैं कि मार्जिन क्या बटा क्या होता था? प्रॉफिट ओवर सेल्स होता था। अब मुझे चाहिए प्रॉफिट ओवर कॉस्ट, तो प्रॉफिट तो यही है 50। अगर सेल 100 पे है और प्रॉफिट 50 है तो कॉस्ट क्या होगी? 50। 100%। मार्कअप 100%, मार्जिन 50%। स्लाइड के भी पैसे पूरे होने चाहिए। सारी चीज़ें मैंने आपको आज स्लाइडों पे करानी थी, तो मैं कहा नहीं, ऐसे नहीं। उतरेंगे हम ग्राउंड पे और खेलेंगे। मार्कअप, मार्जिन, एंड पे कुछ गोल्डन रूल्स भी लिखे हुए, गंदी सी राइटिंग में। कोई बात नहीं, हमने अब अच्छी राइटिंग में भी, अच्छी तकरीबन मुनासिब सी राइटिंग में जो है ना, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है तो ये ज़ाहिर है उतना साफ़ नहीं है, वो थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ है। मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए ना एक हौसला हूँ कि अगर मेरा क्वालिफाई हो गया ना, सबका हो जाएगा। अगर मेरी राइटिंग एग्जामिनर को समझ आ सकती है ना, तो बस आप सब इजी हो जाए।
जितनी हमने आज डिस्कशन की उसमें कोई कन्फ्यूजन, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो आपको बचपन से नापसंद है, तो इसलिए आपके सब्र का इम्तिहान ज़्यादा देर लेना मुनासिब नहीं लग रहा। हमने छोटी छोटी सी बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक समझी हैं। सबसे पहले आप हमेशा 100% पे खड़े हुए होते हैं, हमेशा जो वैल्यू आज आपके पास है ना वो अपने आप का 100% होती है हमेशा। जब भी वो कहे ना ये चीज़ इतने % बढ़ गई है तो आपने 100 में उतना ऐड कर देना है और पुरानी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, आप नई वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। आज 200 रुपये रेट है, 30% वैल्यूज़ बढ़ गई हैं अगर, तो ठीक है, आज वाला 100% था तो अब बढ़े हुए रेट के साथ होगा 130%। तो आज वाली वैल्यू को 130% से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बात हमने देखी कि 130% से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 1.3। अगर आज से चीज़ें नीचे की तरफ गई हैं, कम हुई हैं, डिक्रीज़ हुई हैं, डिस्काउंट हुआ है, तो फिर आप 100 से माइनस का सफ़र तय करेंगे, -20%, -10%। तो फिर आप पुरानी वैल्यू को 90%, 80%, 70% इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिवाइज वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? फिर सेकंड हमने देखा कि अगर आपके पास मल्टीपल चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बजाय इसके कि उनके छोटे छोटे से जवाब निकाल के मल्टीप्लाई करते करते नीचे तक आएँ, आप एक गो में उन सबको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई में किसको पहले मल्टीप्लाई किया, किसको बाद में किया, किस छोटे सेट का जवाब निकाला, फिर किस सेट का जवाब निकाला, फिर किसको मल्टीप्लाई किया, आप जिस मर्जी तरतीब में गोल गोल घूम लें हमेशा जवाब बराबर आना है। आप चाहे पहले सेल्स टैक्स लगा दें, बाद में डिस्काउंट लगा दें, चाहे पहले डिस्काउंट लगा दें, तो पेपर में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होगी जी। यूनिट्स इतने % बढ़ रहे हैं, वैल्यू इतने % कम हो रही है, एफिशिएंसी इतने % बढ़ रही है। तो ये नहीं सोचना कि मैं पहले यूनिट्स बढ़ा लूँ फिर रेट कम कर लूँ तो फ़र्क आ जाएगा। जितनी गिवन इन्फॉर्मेशन है आपने उसको एक लाइन में सारों को मल्टीप्लाई करना है, आप एक जवाब पर पहुँच जाएंगे। डन। आप लोग आज इस काबिल हैं कि टारगेट कॉस्टिंग नामी टॉपिक के 2-3 सवाल तो अभी कर सकते हैं, जितना आज तक हमने पढ़ लिया उसकी बेस पे, जबकि वो कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है। वो आपको क्या करते हैं, आपको डाटा दे देते हैं, लेबर इतना, मटेरियल पे इतना खर्चा हुआ, फलाना पे इतना खर्चा हुआ, फिर आपको उन सारों के वेरिएबल बताना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ 10% बढ़ गई, वो चीज़ 20% कम हो गई, वो 5% बढ़ गई, वो 6% कम हो गई, ओवरऑल इतने % बढ़ गया, ओवरऑल इतने % कम हो गया। अब बताओ कि आप कहाँ, अच्छा उस सारे के एंड पे कहते हैं हम चाहते हैं कि मार्कअप इतना हो, तो बताओ सेल्स कितनी होनी चाहिए। तो आप सारी कॉस्ट को रिवाइज करते हैं, फिर उससे मार्कअप के साथ आपस में एडजस्ट करके, मार्कअप या मार्जिन जो भी वो आपको दें, आप एडजस्ट करके एक रिवाइज अमाउंट पे पहुंच जाते हैं। तो एक ऐसा सवाल जो कि 8 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर तक भी आ जाता है, वो सिर्फ ये मैथ होती है। तो क्या अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है? कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे जाके ये जो क्वांटिटी और प्राइस का आपस का रिलेशन है, और क्वांटिटी बढ़े प्राइस बढ़े दोनों इकट्ठी बढ़े, परसेंटेज आगे जाए पीछे आए, एक चीज़ की वैल्यू हमें पता है उसमें परसेंटेज कम के बाद की वैल्यू हमें बताएं, या पहली वाली वैल्यू ना बताएं और दूसरी वाली वैल्यू बताएं, हम उसको आपस में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जी एक बंदे ने कुछ कुर्सियाँ ख़रीदी लेकिन 10% कुर्सियाँ डैमेज हो गई, एक बंदे ने 200 कुर्सियाँ ख़रीदी लेकिन 10% डैमेज हो गई, तो बताओ कितनी बची? 180। और अगर इन्फॉर्मेशन यूँ दी जाए कि एक बंदे के पास इस वक्त 180 कुर्सियाँ हैं क्योंकि उसकी 10% कुर्सियाँ डैमेज हो चुकी हैं, तो फिर आपको एक रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। तो वो फिर प्लस माइनस की तरह से नहीं चलेगा। आज हमने प्लस माइनस वाला समझा है, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ चलेगा, पीछे से आगे आना, आगे से पीछे आना। तो बहुत सारी जगह पे एक बड़ा सवाल, फॉर एग्जांपल एक बड़े से टॉपिक का 12-13 नंबर का सवाल, वो कहाँ पे जाके अटकता है? क्योंकि ये नहीं समझ आ रहा होता कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। उसकी कॉस्टिंग सारी पता होती है, उसका टी अकाउंट पता होता है, उसको वैल्यू कहाँ पुट करनी है वो पता होता है, बस ये नहीं जालिम समझ आ रहा होता कि इस वक्त इसको ऊपर की तरफ लेके जाए, नीचे की तरफ लेके जाए, और स्टूडेंट उस पॉइंट पे 10 मिनट ज़ाया कर देता है और वो सवाल के नंबर उसके हाथ से चले जाते हैं। तो आज हमने काफ़ी मीनिंगफुल डिस्कशन की। तो आज के बाद आपको कभी भी एक तरफ मार्कअप नज़र आ रहा हो, एक तरफ सेल्स नज़र आ रही हो, तो आप परेशान नहीं होंगे। या तो फार्मूले लगा देंगे या आप कहेंगे ऐसी की तैसी, इस मार्कअप को ही मैं सीधा कर देता हूँ। तो मार्कअप से मार्जिन तक जाना सिंपल तरीके से हमें समझ आ गया, मार्जिन से मार्कअप तक आना सिंपल तरीके से हमें समझ आ गया। तो पेपर में जब भी 2 अपोजिट इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं और परेशान हो रहे हैं, तो मार्कअप और मार्जिन को भी एडजस्ट कर सकते हैं, या जिन्होंने वो फार्मूला याद किया हुआ है वो लोग भी काम चला सकते हैं।
नहीं तो आखिरी हल वो तो है ही, सी प्लस पी इक्वल टू, ये लिख दें, सारा डाटा यहाँ डाल दें, ये खुद ही से आपको जवाब निकाल देता है। तो ठीक है, आप कहेंगे 2-3 दफ़ा खुदाफिज कर लिए, जाते ही नहीं। ठीक है जी, फिर लेक्चर को क्लोज़ करते हैं, कल यहाँ से चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अगले 2-3 दिन में हमारे कुछ पास पेपर के सवाल भी बीच में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है।